हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है, आप जानते हैं ना चैनल का नेम। हमारे चैनल का नेम है बेटा इट्स इजी, है ना। हम जो है इट्स इजी चैनल के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं, है ना। और हम पढ़ रहे हैं बेटा क्या, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। और केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है आपकी एनसीईआरटी पे आ चुके हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी पे आने का मेन उद्देश्य ये है कि हमें पढ़ना है अभी आईयूपीएसी, ठीक है। आईयूपीएसी पढ़ना है, तो आईयूपीएसी पढ़ने के लिए हमें कुछ जनरल चीज़ें जो है जाननी ज़रूरी हैं, है ना बेटा। तो उसको जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में हमने जो देखना है मेनली, हम ये क्लासिफिकेशन देख चुके हैं ना। क्लासिफिकेशन में आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस में डिवाइडेड होते हैं। वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं या ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद साइक्लिक या क्लोज चेन में होते हैं। साइक्लिक या क्लोज चेन जो है उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब एरोमेटिक में बेंजीनॉइड होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड होते हैं। ऐसे ही एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अभी तक तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है बेटा, वो पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आपने यहाँ तक तो देख ही लिया था कि ये जो फ्यूरॉन वगैरह हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरॉन है, थायोफीन है, पिरिडीन है, जहाँ पे एन लग गया है, यहाँ पे एस लग गया है, यहाँ पे ओ लग गया है, यानी कि कार्बन से डिफरेंट एक एलिमेंट लग गया है, ठीक है। अभी हम क्या देखने वाले हैं बेटा, अभी देखने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक। फंक्शनल ग्रुप भी हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शनल ग्रुप मेनली है क्या, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर हम डिफाइन करना चाहें बेटा, तो द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टू अ कार्बन चेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम है या एक ऐसा ग्रुप है जो क्या है, जो ज्वाइन कर जाता है कार्बन चेन को और उसको क्या बना देता है, उसको वैसा ही रूप दे देता है जैसा वो खुद है। यानी कि अगर वो लग जाएगा तो उससे ये डिटरमिन हो जाएगा बेटा, ये डिटरमाइन हो जाएगा कि वो उस चेन को क्या रूप दे रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा आपका बेटा, वो जब लगेगा वैसे ही वो चीज़ क्या हो जाएगी, एल्कोहल हो जाएगी, ठीक। एल्डिहाइडिक ग्रुप लगता है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कार्बोक्सिल ग्रुप लगता है जो COH से दर्शाया जाता है, वो लगता है तो क्या वो चीज़ कैसी हो जाती है, वो एसिडिक फॉर्म में आ जाती है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो दूसरा टर्म हमें पढ़ना है बेटा इसी में, वो है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं बेटा, ठीक। अब देखिएगा होमोलोगस सीरीज़ जो है उसे हमें पढ़ने के लिए, आप 10th में अगर पढ़ के आए हों तो वहाँ पे पढ़ाया गया है बेटा, अ ग्रुप और अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। आप सबके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप हो, फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज़ एंड द मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ आर कॉल्ड होमोलोगस। अब उनके जो मेंबर्स होंगे पूरी सीरीज़ के, वो कैसे रहेंगे बेटा, वो होमोलोगस रहेंगे। होमोलोगस मतलब एक जैसी समानता या एक जैसा प्रारूप रखने वाले जितने भी कंपाउंड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय अ CH2 यूनिट। अब नॉर्मली अगर हम बढ़ते जाएँ होमोलोगस सीरीज़ में बेटा, तो ये कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं होता है उसमें, एक एक CH2 ग्रुप का अंतर आता जाता है और होमोलोगस सीरीज़ में हम एक एक नंबर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक। एक एक नंबर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। देयर आर a number of homologous series of organic compounds. Some of these are alkanes, alkenes, alkynes, haloalkanes, alkanols, alkanals, alkanones, alkanoic acids, amines। अब हमें जो पढ़ना है इन सब के बारे में पढ़ना है बेटा, एक एक करके हम लोगों को सबके बारे में पढ़ना है। और कौन कौन है, सबसे पहले एल्केन्स हैं, फिर एल्कीन्स हैं, फिर एल्काइंस हैं, हेलो एल्केन्स हैं, एल्केनॉल्स हैं, एल्केनल्स हैं, एल्केनोन्स हैं, एल्केनोइक एसिड्स हैं, एमीन्स हैं, ठीक है।
ये सारी ब्रॉड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने कहा था कार्बन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्रॉड वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या करता है, वो ब्रॉड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। ब्रॉड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के कारण उसके जो कंपाउंड्स हैं वो दुनिया भर में बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्या कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर आइडेंटिकल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस गिव्स राइज टू पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब ये हो सकता है कि वहाँ पर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड भी मिल जाए, एक से ज़्यादा अगर ग्रुप मिल जाए फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर लग जाएंगे तो उसे हम कह देंगे वो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेनली जो हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है हमें, और नॉमेनक्लेचर जो पढ़ना है बेटा उसको देखिएगा। नॉमेनक्लेचर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं जो मेन हमें पढ़ना है आज से। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मैंने कहा इससे मैं इसलिए शुरुआत करना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नेम आपको मिल जाएंगे जो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे उतना जल्दी नहीं कर पाता। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी मैं एक ओवरव्यू देता चलूँगा, उसके बाद जितने भी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओवरव्यू के लिए हम लोग इस पे आए हैं। चलिए देखिएगा नॉमेनक्लेचर में क्या करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई देम अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग हैज़ बीन डेवलप्ड एंड इट इज़ नोन एज द IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हमने क्या कहा कि जैसे ही हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हो गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो एक वेरियस या उसको वैरायटी वाला नेम दे सके, यानी कि हम एक चीज़ को उसके नाम से कैसे पहचानेंगे, ये नाम देने के लिए एक यूनिट की स्थापना हुई या उस सिस्टमेटिक मेथड की स्थापना हुई जिसको हमने क्या कह दिया, IUPAC। ठीक, IUPAC। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और IUPAC ने इस सिस्टम को अपने एक रूप में उतारा जिससे हमें कई सारी संभावनाएं मिल गई कि हम किसी चीज़ को कैसे नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। इन दिस सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर द नेम्स आर कोरिलेटेड विद द स्ट्रक्चर such that the reader or listener can deduce the structure from the name। अब इसकी ख़ास बात क्या है बेटा, इसमें नाम ऐसे दे दिया गया है, नाम ऐसे का मतलब नॉमेनक्लेट किया गया है कि अगर कोई रीडर है, कोई पढ़ने वाला है या कोई लिसन करने वाला है तो उसको एग्जैक्टली वही समझ में आएगा जिस कंपाउंड की बात हो रही होगी। ठीक है बेटा, अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे होंगे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो एग्जैक्टली वो क्या काम करेगा, वो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोच पाएगा जिसका हमने नाम लिया होगा। तो ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम बहुत अच्छा है। चलिए हम आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, Before the IUPAC system of nomenclature, however, organic compounds were assigned names based on their origin or certain properties। इससे पहले क्या होता था बेटा, जब हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर का सिस्टम नहीं था तो हम क्या करते थे, तो हम ये करते थे कि उनका जो ओरिजिन जहाँ से हुआ है बेटा, वहाँ से हम उसका नाम उठा लेते थे ओरिजिन से, या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते थे तो उससे हम क्या करते थे, उसका नाम उठा लेते थे। जैसे साइट्रिक एसिड इज़ नेम्ड आफ्टर, किसके आफ्टर, देखो साइट्रिक एसिड इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट इज़ फाउंड इन साइट्रस फ्रूट एंड the acid found in red ant is named as formic acid since the Latin word for ant is formica। जैसे formica शब्द जो है वो लैटिन में चींटी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है बेटा, है ना। और वैसे ही साइट्रस फ्रूट्स में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तो उसको हमने कहाँ से, ओरिजिन से उठाया ना, साइट्रिक एसिड जो बोला हमने, तो साइट्रिक एसिड जो भी बोला वो क्या करा, ओरिजिन से उठा लिया। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि ये साइट्रस जो फ्रूट होते हैं उनसे जहाँ से जिसका ओरिजिन होगा वो साइट्रिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही फॉर्मिका किसको नाम दे देते हैं बेटा, हम फॉर्मिका नाम देते हैं हम चींटी को। ठीक है, लैटिन में चींटी जो होती है उसको फॉर्मिका कहा जाता है। तो फॉर्मिका के नाम पे उसमें जो एसिड पाया जाता है जिससे वो आपको काटती है तो आपको थोड़ा बहुत पेन होता है, खुजलाहट होती है, वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। और लैटिन वर्ड एंट के लिए क्या है, फॉर्मिका है। ठीक है, तो दीज नेम्स आर ट्रेडिशनल एंड आर कंसीडर्ड एज ट्रिवियल और कॉमन नेम्स। अब इनको हम ट्रेडिशनल कहते हैं, ये चूँकि पारंपरिक नाम हैं
और ये कॉमन नेम के हिसाब से जाने जाते हैं, तो इनको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। सब कॉमन नेम्स आर फॉलोड इवन टुडे। अब कुछ कॉमन नेम ऐसे भी हैं बेटा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और उनको हम बदल नहीं पाए आज तक। जैसे some common names are followed by even today. For example, Buckminster Fullerene is a common name given to a newly discovered C60 cluster. जब एक C60 क्लस्टर, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं बेटा, इसमें कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। C60 क्लस्टर को खोजा गया तो बकमिनिस्टर फुलरीन उसको नाम दिया गया था, ठीक है। नो, और उसमें क्या था, अ फॉर्म ऑफ कार्बन था ये, नोटिंग इट्स स्ट्रक्चर सिमिलरली टू द जियोडेसिक डोम्स पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस आर्किटेक्ट आर बकमिनिस्टर फुलरीन, है ना। आर बकमिनिस्टर फुलर के द्वारा ये खोजा गया, तो इसको हमने उन्हीं के नाम पे फुलरीन रख दिया। कॉमन नेम्स आर यूजफुल एंड इन मैनी केसेस इंडिस्पेंसिबल, पार्टिकुलरली when the alternative systematic names are lengthy and complicated. Common names of some organic compounds are given in table. अब देखो ये कॉमन नेम की ज़रूरत क्यों पड़ती है बेटा। कॉमन नेम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं बेटा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी जब हम स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसका अगर हमें कॉमन नेम मिल जाता है तो उससे भी हम वो चीज़ पहचान जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम आर ऑल्सो एज वेल एज इम्पॉर्टेंट, है ना। उसी के कारण अब हम कुछ कॉमन नेम्स सीखने जा रहे हैं आज। अब देखिए कॉमन नेम्स, आपको इसमें से बहुत सारे कॉमन नेम्स पता होंगे बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं उसमें से कॉमन नेम्स। जैसे CH4 जो है वो मीथेन कहा जाता है, ठीक। ये नॉर्मल ब्यूटेन है चूँकि एक स्ट्रेट चेन में है। अब यहाँ पे इसको आइसोब्यूटेन इसलिए कहा गया है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होगा स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें इसका हम, तो स्ट्रक्चर जो इसका है बेटा, इस अगर मैं इधर बना दूँ इसको, ये देखिएगा, ये जो जगह है, अगर हमें आइसोब्यूटेन बनाना हो, आइसोब्यूटेन बनाना हो तो देखिएगा आइसोब्यूटेन ऐसे बनता है बेटा। ये हो गया CH3, ए हो गया CH, और ये हो गया CH3। वैसे मैं ये चीज़ बता चुका हूँ अगर आपने पढ़ी हो तो, और यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, रुकिएगा। ये जो है इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये CH3 हो जाएगा आपका, ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लग जाएगा। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 ही है ना। ये देखिएगा 1 2 3 और 4, बट ये सेकंड वाले कार्बन एटम पे CH3 लग गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज़ आइसोब्यूटेन, है ना। आइसोब्यूटेन बोल देते हैं। अब देखिएगा ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन की भी बात हो रही है यहाँ पे। अब नियोपेंटेन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर ही 4 के चारों CH3 ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। 4 के चारों CH3 ग्रुप क्या होंगे, किस पे लगे होंगे, कार्बन पे ही लगे होंगे, एक सेंटर वाले कार्बन एटम पे। अब हम इसको बना रहे हैं, देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो CH3 हैं वो कैसे लगे हुए बेटा, वो आपके इसी सेंटर वाले कार्बन एटम से लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नियोपेंटेन बोल देते हैं, ठीक। तो इसका कॉमन नेम है ये। अब दूसरा देखिएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल लिखा हुआ है। एन प्रोपाइल अल्कोहल का मतलब ये है कि एन प्रोपाइल अल्कोहल का मतलब ये हो गया कि प्रोपेन के बाद अल्कोहलिक ग्रुप है सीधे सीधे, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। आइए आगे चलते हैं हम लोग। फॉर्मल्डिहाइड एक नाम दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO को कहते हैं। अगर एक कार्बन एटम हो तो फॉर्म, और 2 कार्बन एटम हो तो एसेट, है ना, ये लगाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एक कार्बन एटम कहीं पे है तो फॉर्म लगता है, अगर 2 कार्बन एटम है तो वहाँ पे एसेट लगता है, ठीक है। देखिएगा अब इसको हम एसीटोन बोल रहे हैं यहाँ पे। अब ये कीटोन है चूँकि बेटा, इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये CH3 CO लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ऐसे, कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक। CH3 लगा हुआ है, ठीक। तो ये ऐसे बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स को याद रखना है क्योंकि ये कॉमन नेम्स वाले स्ट्रक्चर हैं, और इनको अगर आप याद रखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा CH3COOH को हमने एसिड कह दिया, एसिटिक एसिड कह दिया। यहाँ पे देखो 2 कार्बन एटम है बेटा, है ना, 2 कार्बन एटम है तो हमने इसको एसिटिक एसिड कह दिया। ऐसे ही बेंजीन C6H6 होता है,
एनिसोल जो होता है वो C6H5OCH3 होता है, ठीक है। ऐसे ही एनिलीन है, उसको C6H5NH2 कहते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा रहता है। ऐसे ही आपके पास COCH3 अगर तो एसीटोफिनॉन हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर ही ये सारी चीज़ें लग रही हैं। जहाँ पे भी आपको C6H5 दिखे बेटा, वहाँ पे ये समझ लो कि ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, C डबल बॉन्ड O और COCH3 लग रहा है ना, CH3, तो ये हो जाएगा आपका एसिटोफिनॉन, ठीक। अब देखिएगा CH3OCH2OCH3, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। एक तरफ इथाइल ग्रुप है बेटा, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और बीच में O लगा हुआ है, तो ये ईथर का फॉर्म है। ईथर का फॉर्म है तो हम इसको क्या बोल देंगे, दैट इज़ इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। इथाइल मिथाइल ईथर को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ठीक। देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है क्या, इसको हमें समझना है, और वो भी इसी लेक्चर में समझना है, ठीक है। ये लेक्चर मैं इसीलिए इसमें कर रहा हूँ ताकि आपको NCERT के जो तत्व हैं वो पता ही चल जाएं। उसके बाद जब हम बोर्ड पे ये चीज़ें करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस लेक्चर को आप इसी में समझ लीजिए, कायदे से समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। चलिए अब देखिए, अ सिस्टमेटिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली डिराइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। अब जो जनरल नॉमेनक्लेचर है किसी भी चीज़ का, वो पेरेंट एटम से ही, यानी पेरेंट कंपाउंड से ही या पेरेंट चेन से ही हमें शुरू करना होता है, ठीक है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा है ये हमें पता चल जाएगा, तो हम जनरली पता लगा लेंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, ठीक। तो हम इस एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो इसका, ठीक। देखिएगा, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो हम अगर इसके नॉमेनक्लेचर करने चलें बेटा, तो हम कार्बन की संख्या पहले गिन लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए बेटा, 6, ठीक, 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे ब्रांच देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, एक ये दूसरे कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है। अब हमने अगर इससे भी आप काउंटिंग करना शुरू करते, अगर इसको 1 मान लेते तो भी ये 2 होता, और हम ऐसे चले जाते, ठीक। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे भी जाते तो हमारा नाम एक ही बनता, तो ये ब्रांच बन जाती, ये आपकी ब्रांच बन जाती, ठीक, तो भी वही होता। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको हम नहीं मान रहे, इसी को ब्रांच मान रहे हैं, ठीक है। ये वाले कार्बन एटम को, ये वाला जो आपका है ये ब्रांच है, ठीक। और ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक और फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक। अब हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं इसी चेन में। पेरेंट चेन में कितने फंक्शनल ग्रुप, 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेरेंट चेन कौन सी है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और ब्रांच क्या होते हैं, ब्रांचिंग क्या होती है। ब्रांचिंग के बाद अब क्या करना है, बाई फर्दर यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। अब उसके बाद हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का प्रयोग करेंगे बेटा, और उसके बाद क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और उसका एक्चुअल नेम पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास खाली क्या हो बेटा, खाली कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन इज टर्म्ड सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर उसके पास है देन वो क्या कहलाएगा, वो सैचुरेटेड कहलाएगा, ठीक है, सैचुरेटेड कहलाएगा। अगर उसके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है तो दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है। इफ़ इट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, द IUPAC नेम ऑफ फॉर अ होमोलोगस सीरीज ऑफ सच कंपाउंड्स इज एल्केन। और जैसे ही किसी चीज़ के पास सिंगल बॉन्ड आती है हाइड्रोकार्बन के पास, वो क्या नाम अपना रख लेता है, उसका नाम हो जाता है एल्केन, ठीक है। अब इसमें पैराफिन होता है लैटिन में लिटिल एफिनिटी वाला, यानी कि जिसकी एफिनिटी बहुत कम हो, वॉज द अर्लियर नेम गिवन टू दीज कंपाउंड्स। अब पैराफिन्स इनको कहा जाता था पहले क्योंकि ये लेस एफिनिटी वाले थे, इनकी स्टेबिलिटी लेस थी, इसीलिए क्या होता था, इनको पैराफिन्स कहा जाता था, यानी कि लेस एफिनिटी के वाले कंपाउंड्स, ठीक है।
ऐसे ही अनसेचुरेटेड जो एल्कीन्स हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये भी आपके जानने के लिए है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर उसके पास एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो भी वो क्या है, वो सेचुरेटेड नहीं, वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, सेचुरेशन में क्या है, हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सेचुरेशन में सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें क्या होता है, अनसेचुरेशन में बेटा, अनसेचुरेशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि सेचुरेटेड कार्बन एटम कौन सा है और अनसेचुरेटेड कार्बन एटम कौन सा है, तो सेचुरेटेड के लिए आप बोलेंगे कि जहाँ पे कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वहाँ पे क्या होगा, वो सेचुरेटेड कार्बन चेन है। और जहाँ पे कहीं भी एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए पूरी चेन में, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा बेटा, है ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, किसका बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हमें करना है। ठीक, एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए हम पढ़ रहे हैं, देखो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स अगर ये हैं तो कैसे इनको नॉमेनक्लेट करेंगे। पहली बात, द नेम ऑफ सच कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर। अब ऐसे कंपाउंड्स का जो नेम होगा वो उनके चेन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड एंड विद सफिक्स एन, और उसके बाद नेम स्ट्रक्चर हो गया, उनका मेन स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद हम सफिक्स क्या लगाएंगे, उसमें सफिक्स हम एन लगा देंगे बेटा, है ना, सफिक्स हमारे पास लगेगा जो वो लगेगा एन, एंड कैरी अ प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन एक्सेप्ट फ्रॉम CH4 टू C4H10 वेयर द प्रीफिक्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिवियल नेम्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस हैं वो क्या कैसे हैं, वो लिए जा रहे हैं कौन से, जो ट्रिवियल चला आ रहा है, यानी कि पारंपरिक वेशभूषा वाली जो चीज़ें हैं वो पारंपरिक ही चली आ रही हैं 1 से 4 तक, है ना। अब देखो, द IUPAC नेम्स फॉर सम स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन इन टेबल। ठीक है, अब टेबल में कुछ दिए हुए हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड मेयरली द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स इन द चेन, दे आर होमोलोगस एल्केन सीरीज़। ठीक है, अब होमोलोगस एल्केन सीरीज़ बना देते हैं वो। अगर हम इनको देखें पूरे, उसमें देखिएगा, ये टेबल हमें पढ़नी है पूरी, इस टेबल के बारे में हमें जानना है। ठीक है, देखिए अब ये क्या है बेटा, मीथेन, मीथेन यानी कि CH4, इथेन यानी कि C2H6, प्रोपेन यानी कि C3H8, ब्यूटेन यानी कि C4H10, पेंटेन यानी कि C5H12, हेक्सेन यानी कि C6H14, हेप्टेन यानी कि C7H16, ऑक्टेन यानी कि C8H18, नॉनेन यानी कि C9H20, डेकेन यानी कि C10H22, आइकोसेन का मतलब होता है बेटा C20H42, और ट्राई एकोंटेन का मतलब होता है 30, C30 हो जाएगा तो ट्राई एकोंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई एकोंटेन को आपको इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डेकेन तक याद रखिए तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, ये तो आपने पढ़ लिया। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, 10th में पढ़ के आए हैं, याद है कि नहीं याद है बेटा। आपका जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन के लिए CnH2n+2, यही तो है, यही फॉर्मूला है। अब आज आप इसमें क्या रख सकते हैं, n = 1, 2, 3, 4 आप रखते चले जाइए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, आपके पास अगर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं तो आप कैसे काम करेंगे, देखिएगा। इन अ ब्रांच चेन कंपाउंड स्मॉल चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड एट वन और मोर कार्बन एटम्स एट द पेरेंट चेन। अब क्या होता है, पेरेंट चेन में क्या होता है बेटा, बहुत सारे अगर इधर उधर चल के ब्रांचिंग हो जाती है, एक या अलग अलग कार्बन एटम्स पे क्या होता है, ब्रांच बन जाते हैं, तो स्मॉल कार्बन चेन्स को हम ब्रांचेस कहते हैं। और उनको हम कैसे नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल नीचे देख रहे हैं बेटा, एक ये देखिएगा,
अब यहाँ पे ये हमारी पूरी की पूरी चेन है बेटा, एक से जितनी भी बड़ी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 कार्बन एटम है। 9 कार्बन एटम में क्या होगा है बेटा, 9 कार्बन एटम में हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 ब्रांचेस। यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक। तो इसको आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये जो तीनों चीज़ें लगी हुई हैं ए और बी जगह पे, वहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये आपकी ब्रांचेज हैं बेटा, है ना। ये इसको हम कह देते हैं ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग हमें समझ में आ गई, चलिए इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है बेटा, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स द नेम्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स आर प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन। अब यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या लगेगा बेटा, पेरेंट एल्केन के उसमें जो एल्किल चेन्स लगी हुई हैं पेरेंट एल्केन के ऊपर प्रीफिक्स के रूप में लगा दी जाएंगी, ठीक है। जैसे एन एल्किल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक तुम्हारी होमोलोगस सीरीज जो थी वहाँ से हमारे पास जो भी चीज़ें मिली थी एल्केन के पक्ष में, अब उसमें से एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन एटम से हटाएं हम और उसको ला करके जोड़ दें किसमें, आपकी पेरेंट चेन में, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ हो जाएगा एल्किल चेन, है ना, या ब्रांच उसकी जो बन जाएगी उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, उसको हम जानते हैं एल्किल के नाम से, एल्किल डेरिवेटिव के नाम से, है ना। अब ये एल्किल ग्रुप कहलाता है और ये डराइव कहाँ से हुआ है, आपके उसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, गायब कर दिया। जैसे ये हमारे पास CH4 था, है ना। अब CH4 के से एक हाइड्रोजन हटा दें और हम CH3 ही कर दें और उसके बाद एक बॉन्ड इधर लगा दें जो जा करके किसी चीज़ से जुड़ जाए या किसी चेन से जुड़ जाए, तो ये मीथेन था बेटा, ये मीथेन था, इसका नाम हमें पता है। लेकिन अब यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है और ये मेथ के बाद क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है, ठीक। ये मिथाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एल्किल ग्रुप है ना बेटा, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये मिथाइल हो गया, ठीक। इसको हम मिथाइल बोल देंगे, ठीक। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें, द CH4 becomes CH3 and is called methyl group. An alkyl group is named by substituting आइल, यानी कि यहाँ पे हम आइल लगा देते हैं बेटा फॉर एन, है ना। जो एन होगा, एन के लिए हम क्या प्रयोग में ले आएंगे, आइल को ले आएंगे, ठीक। फॉर एन इन द करस्पॉन्डिंग एल्केन सम एल्काइल ग्रुप्स आर लिस्टेड इन टेबल। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट दी हुई है। अब मीथेन से क्या बन रहा है बेटा, मिथाइल बन रहा है। इथेन से क्या बन रहा है, इथाइल बन रहा है। प्रोपेन से क्या बन रहा है, प्रोपाइल बन रहा है। वैसे ही ब्यूटेन से ब्यूटाइल और डेकेन से डेकाइल बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है ये। अब देखिएगा यहाँ पे एब्रीविएशंस आर यूज फॉर सम एल्काइल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल मिथाइल इज एब्रीविएटेड एज मी, है ना। एमी अगर लिख दिया जाएगा, मान लो वहाँ पे हमने CH3 न लगा करके एमी लगा दिया, तो भी वो मिथाइल ग्रुप ही रहेगा बेटा, ठीक है। जैसे ET को हम इथाइल बोलते हैं, ET, और प्रोपाइल को PR बोलते हैं, ब्यूटाइल को BU बोलते हैं, ठीक। द एल्किल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड, ठीक है। अब एल्किल ग्रुप्स भी ब्रांच में हो सकती हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि चेन में हमने ब्रांचिंग कर दी बाय द एल्किल ग्रुप्स, है ना। अब एल्किल ग्रुप्स अगर ब्रांच्ड हैं तो उनका भी कुछ नाम हो सकता है। अब उनके अंदर सब ब्रांच अगर निकल आए तो उनका हम नाम जानना चाहेंगे। अब नाम जब अगर जानना चाहेंगे तो उनके कुछ नाम हैं, वो कुछ नीचे दिए हुए हैं। अब इनको हम देख लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक एक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। देखिएगा पहला जो है ग्रुप वो क्या है बेटा, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का मतलब ये है कि 1 2 और ये 2 और ये 3 कार्बन का चेन है, ठीक है। और 3 कार्बन में जो सेंटर वाला कार्बन है बेटा, सेंटर वाला प्रोपाइल ग्रुप है। लेकिन प्रोपाइल के सेंटर वाला कार्बन अगर ये यहाँ से जुड़ जाता है, यहाँ से या यहाँ से, तो ये प्रोपाइल ग्रुप होता। लेकिन ये सेंटर वाला कार्बन है और ये बाकी सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बाकी सब चीज़ें ब्रांच में आ रही हैं, ठीक है बेटा। अगर ये ब्रांच में आ जाएंगी, अब ये इसको देखिएगा, ये अगर होगा तो ये क्या होगा, ये ब्रांच में आ जाएगा।
अब ये किसके ब्रांच में है, इसके ब्रांच में है। अब ये जा कर के किसी चेन से जुड़ जाए तो क्या होगा, वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा बेटा। ऐसे ही हमारे पास एक ग्रुप ये है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसा होगा बेटा, देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को अगर हमें देखना है तो देखिएगा एक चीज़, ये अब यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये दूसरी पोजीशन से अगर CH से लग जाए, ये जा करके यहाँ से अटैच हो जाए, इस वाले कार्बन से हम हटा दें एक हाइड्रोजन और इससे अटैच हो जाए वो जा करके किसी चेन में, तो ये सेक ब्यूटाइल बोला जाता है या सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बोला जाता है। ऐसे ही आपके पास एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप है बेटा। आइसोब्यूटाइल ग्रुप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखिएगा, ठीक। अब ये जो है आपके पास, ये क्या है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक। आइसोब्यूटाइल ग्रुप में आपको क्या करना है बेटा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप में आपको खाली एक चीज़ देखनी है, जो मेन चीज़ है आपकी वो है कि यहाँ पर एक चीज़ जो हो रही है वो है कि ये जो CH3 ग्रुप है वो लगा हुआ है कहाँ पर, इस जगह पे, और आपका ये वाला कार्बन एटम अगर हम नॉमेनक्लेट करें, देखिएगा 1 2 और ये 3 कार्बन एटम लगे हुए हैं, उससे एक कार्बन एटम लगा हुआ है और वो जा करके किससे अटैच हो रहा है, आपकी चेन से, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल समूह, ठीक है। और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में कंफ्यूज मत होइएगा। आइसोब्यूटाइल के लिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं एक लेक्चर बना दूंगा फिलहाल, लेकिन आप एक बार में समझ जाइए कि ये CH2 जा करके जुड़ रहा है, ठीक है। ये जो CH2 है वो मेनली जा करके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है आपके किससे, कार्बन चेन से। यानी कि हमारे पास जो ये CH2 है, ये वाला, ये जुड़ेगा। अब यहाँ से आप गिन लीजिए 1 2 और 3, तीसरा वाला CH2 जाके जुड़ रहा है और दूसरे पोजीशन पे एक CH3 और लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, वो आइसोब्यूटाइल समूह है, ठीक है। अब आइसोब्यूटाइल के बाद हमारे पास एक आता है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल में एक सेंटर पे कार्बन होता है और बाकी 3 जगह CH3 लगा होता है, और उसी सेंटर वाले कार्बन से क्या होता है, वो जा करके जुड़ जाता है किससे, कार्बन चेन से। अगर ये यहाँ से जा करके किसी कार्बन चेन से जुड़ रहा है तो ये टर्सरी ब्यूटाइल कहलाएगा। और वैसे ही अगर यहाँ पे भी एक CH2 हो जाता, यहाँ पे भी एक CH2 हो जाता, जैसे कि यहाँ पे हो गया है, और वो CH2 आकर के जुड़ता आगे जिससे, तो ये नियोपेंटाइल कहलाता, ठीक है। ये वाले के लिए एक लेक्चर में प्योरली बना दूंगा आपको बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि ये जब चेन्स निकलती हैं किसमें, जब चेन्स निकल आती हैं आपके अल्काइल ग्रुप्स में भी, तो उनको हम कैसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। उनको हम ये जो आपके ग्रुप्स दिए हुए हैं इस नाम से जानते हैं। अब ये जो मेनली ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल। ये चारों के चारों ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉमन ब्रांच्ड ग्रुप्स हैव स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम्स। अब कॉमन जो ब्रांच्ड ग्रुप्स हैं बेटा, हैव स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम्स। फॉर एग्जांपल, द प्रोपाइल ग्रुप कैन आइदर बी एन प्रोपाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब जो कार्बन का जो ग्रुप है, जो प्रोपाइल ग्रुप है, वो एन प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एन प्रोपाइल ग्रुप के साथ साथ ही बेटा वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। द ब्रांच्ड ब्यूटाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब ब्रांच्ड ब्यूटाइल ग्रुप भी कैसे हो सकते हैं, आपके टर्सरी ब्यूटाइल हो सकते हैं, आइसोब्यूटाइल हो सकते हैं और सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकते हैं। वी ऑल्सो इनकाउंटर द स्ट्रक्चरल यूनिट। अब देखिएगा, ये एक ये यूनिट दे दी है इन्होंने, ये है क्या लिखा हुआ है, CH2C CH3 होल थ्राइस, इज कॉल्ड नियोपेंटाइल ग्रुप। अभी आपने ऊपर इसका स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। अब हम इतना आज रखते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं ब्रांच चेन एल्केन्स का अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका क्या नाम है बेटा, आप लोग नाम तो बिल्कुल याद ही कर लिए होंगे। हमारे चैनल का नाम है इट्स ईजी, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है वो भी पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।